डाउट ऐसे होगा नहीं, बहुत कम चांसेस है कहीं डाउट होगा, क्योंकि ये बहुत इजी है, क्योंकि एक्चुअली मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के लोगों के लिए भी बनाए जा रहे थे पेपर, तो इसलिए पेपर थोड़ा सा इजी रखा जाता था। अब जैसे अभी जो एग्जाम हो रहा है वो प्योर स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड वालों के लिए ही है, गेट स्टैटिस्टिक्स, तो इसलिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट रहता है देन दिस, लेकिन ये प्रैक्टिस पर्पस के लिए ठीक है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस ये है। तो 2011 का डिस्कस कर लेते हैं, टाइम है ना हमारे पास? हाँ अभी टाइम तो है। कितना रफ वर्क दे रखा है भाई, बस सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था क्या उस समय? चलो यहाँ से स्टार्ट है 2011 का, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हाँ 2011 गेट मैथमेटिक्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, निकाल लेंगे? सर 0 2 है। अच्छा निकाल लिया आपने, ठीक है। तो चेक कर लेना, फाइंड करके आइगन वैल्यू फाइंड करके आप वेरीफाई कर लेना जस्ट। मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स, तो पहले तो आइगन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो उससे डिसाइड होगा मिनिमल पॉलिनोमियल। तो आइगन वैल्यू आएगी पहले आप 066 है। 0 और 6 066 066 ओके। तो ये लैम्डा वाला ये आ गया, ये आइगन वैल्यू आ गई। अब आइगन वैल्यू आ गई तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो x माइनस 6 का स्क्वायर है। तो ये तो ऐसे ही x माइनस 1 की वजह से, देखो मिनिमल पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ये तो फैक्टर हो ही नहीं सकता, ये भी फैक्टर नहीं हो सकता, ये भी फैक्टर नहीं हो सकता, तो यही बचा, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो इसका फैक्टर ही होगा। तो मिनिमल के पास यहाँ पे दो ही चॉइस है, या तो ये खुद मिनिमल हो जाए, एक केस ये है, या दूसरा इसका फैक्टर लिखोगे तो ये होगा। और इट विल कंटेन ऑल द आइगन वैल्यू, जो आइगन वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से आएगा वही आइगन वैल्यू मिनिमल पॉलिनोमियल से आएगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी ये है। ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो x की जगह a पुट करके देखेंगे किसको सेटिस्फाई कर रही है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगी इस वाले को, इसीलिए ये इसका मिनिमल पॉलिनोमियल है, लिस्ट डिग्री पॉलिनोमियल दैट सेटिस्फाइड विद द पॉलिनोमियल मैट्रिक्स। चलो ये हमारे काम करेंगे इमेजिनरी पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है, हालांकि है ना, वहाँ एक सब्जेक्ट आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जैसे रियल एनालिसिस होता है ना, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये देखिए द सीरीज दिस कन्वर्जेस ऑन द इंटरवल, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर ln m को मैं ऐसा लिख सकता हूं, x की पावर ln m है, ओके। तो पता है क्या है, हाँ तो माइनस इनफिनिटी से -1 के बीच लाइन करेगा, ओके। तो जैसे मैं इसको अभी n रख दूंगा तो ये x की पावर n टाइप का हो गया ना। हमें लास्ट टाइम हमें देखा था कि जब कोई और भी पावर है तो हमें n जैसा बिहेव करना है, बाद में उसको चेंज करना है। तो अभी दिस इज लाइक सीरीज x की पावर n ना, ऐसा कुछ, तो n बाद में वो मैं n को ln m कह रहा हूँ, log m को मैं n कह रहा हूँ, तो m हो जाएगा e की पावर n, ये चीज है, ठीक। तो दिस कन्वर्जेस, तो x की पावर n, m मतलब n है, अच्छा m फ्रॉम 1 से इंफिनिटी है, तो मैंने m को 1 रखेंगे तो log 1 0 इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा 0 से इंफिनिटी, तो n फ्रॉम 0 से, मतलब इसी सीरीज को मैं दूसरे फॉर्म में लिख रहा हूं, जब ln m को n नाम रख दिया, तो यहाँ m की लिमिट है तो ln m का नाम n रखा है मैंने, तो m जब 1 होगा तो n 0 होगा, तो n 0 से इंफिनिटी। और ये कब कन्वर्ज करती है ये वाली सीरीज, आइडिया है आपको, ये ज्योमेट्रिक है, ये 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन है, ये कब कन्वर्ज करती है, ज्योमेट्रिक है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक, mod x लेस देन 1 इस पे, तो mod x लेस देन 1, तो यहां से कैसे डिसाइड करेंगे अब हमें, तो उसको क्या लिख सकता हूं x की पावर में, अब ln m को, सो नाउ, लेकिन ये n यहाँ पे n क्या होता है, इंटीजर होता है ना, लेकिन यहाँ इंटीजर नहीं है, प्रॉब्लम ये है, है यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट,
एक्चुअली इस ये मैं क्या लगा रहा हूँ, छोड़ो उसको, सीधा सीधा वो लगा लो, कोई टेस्ट लगा लो ना। तो यहाँ पे क्या होगा, चलो ये है, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो ये -1 से +1 तक लाई करेगा x का वैल्यू, और वो m टू दी पावर m होता है, तो इसीलिए सर वो 1/e से e तक होगा। अरे रेशियो टेस्ट या रूट टेस्ट कुछ सा लगा लो, हाँ तो उससे आ जाएगा। क्या बताया आपने? सर मैं बोल रही थी कि वो जो mod ऑफ x लेस देन 1 है, उसका वैल्यू x का रेंज होगा -1 से 1 तक। तो सर उसमें से सारा मतलब e टू दी पावर -1 से x e टू दी e होगा, मतलब ऑप्शन बी होगा। अच्छा सर वो तो सीक्वेंस के लिए होता है ना सर, इसमें सीरीज है। सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो मतलब सीरीज का सम एक्चुअली log 1 x की पावर log 1 प्लस x की पावर log 2 तो ये तो पावर सीरीज है ना। x की पावर log 3, मतलब वही सीरीज है। पावर सीरीज में क्या कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, तो एक्चुअली सीरीज है x का। तो और हमने पढ़ा था कि r टू दी पावर p होता 1/p होता है, जो x टू दी पावर p होगा तो pn होगा। नहीं, यहाँ पे हमें बताना है कि x की वैल्यू किस रेंज में होगी ऑन द इंटरवल। तो मतलब क्या बोलना है, x पूछना चाह रहा है ना कि x ऐसा क्या होगा ताकि ये कन्वर्ज कर जाए। ओके, तो e लेने पे क्या होगा, अच्छा मैं e अगर लेता हूं तो क्या बनेगा, x को अगर आप e लेंगे तो क्या बनेगी ये, या e है ना इस बीच में ले लो, मतलब e/2 ले लो फॉर एग्जांपल। इतना मैं क्यों कर रहा हूं, दूसरा अप्रोच क्या है इसका, नहीं यहाँ से मैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना चाहता था, मैं पहले इसलिए ब्रेक कर रहा था। तो उससे क्या होगा, क्योंकि वो तो कोएफिशिएंट से निकलता है ना, 0 1, उस तरह से ब्रेक करेंगे तो उससे तो कोएफिशिएंट आएगा। बाकी लोग बताओ जिन्होंने ट्राई किया वो कैसे किए। तो 1/e से e, देखो हमने ये क्या पढ़ा है, हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि जैसे सीरीज हमारे पास रहती है, एक तो मैंने ये पढ़ा हुआ है हमने ज्योमेट्री के लिए, तो यहाँ तो ये है कि n फ्रॉम, तो उसके हिसाब से वो तो वैल्यू चेंज होगी, इंटीजर नहीं है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि लाइक 0 से इंफिनिटी है, दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ mod x लेस देन, यहाँ से आ जाएगा 1, ये इसके लिए कन्वर्ज करती है, ठीक। लेकिन यहाँ पे x की पावर log m है, पूछ रहा है कब कन्वर्ज, किस इंटरवल पे कन्वर्ज करेगी। तो कोई एक वैल्यू लेके चेक कर लो, इजी है ना। अगर मैं ये बोलूं कि x को मैं 0 से e 2 ले लो, तो 2 की पावर log m, e की पावर, ओके। अच्छा बताओ e की पावर ln m किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, ये तो फॉर्मूला है ना, ये तो बताओ तुम लोगों को, e की पावर log m किसके इक्वल आता है, दिस नंबर इज इक्वल टू m, ओके। तो मतलब e तो चलो है ना, e पे कन्वर्जेंट नहीं होगा, e से छोटी वैल्यू ले तो वहां से है ना ये m बन जा रहा है, और 1/e रखोगे तो क्या होगा, 1/e, अगर मैं x को रखता हूं तो वहां भी वैल्यू क्या रहेगी, इसकी पावर log m, तो इसकी अगर सीरीज है ना, तो यहां से आपके पास e की पावर -1, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1/m आएगी ना। और 0 से 1/e, 1/e की वैल्यू कितनी है, जैसे 1/e अप्रॉक्स हमें लिया ना,
तो 1/x में 1/m आ गया। और अगर इस यहाँ पे सीरीज जो बनेगी इसकी सीरीज में लिखूंगा तो दिस इज 1/m और ये डाइवर्जेंट है। तो इसमें तो डाइवर्जेंट सा लग रहा है 0 से e में, अगर मैं 1 रखूँ तब भी डाइवर्जेंट है, 0 पे तो 0 ही हो जाएगी, x को 0 रख दोगे तो 0 से 1/e, 1/e मतलब क्या 2.718, तो 1/e की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ 1/m हो जाएगा। n इंटीजर तो e की पावर m, इतना मुश्किल तो नहीं लग रहा है। इसमें आंसर क्या कर रखा है, ए वाला आंसर क्या है इसका, देखो आंसर की किसी पास है तो, मतलब मेरी इस क्वेश्चन का पर्पस क्या है, द सीरीज कन्वर्जेस ऑन द इंटरवल, मतलब क्या x की वैल्यू पूछ रहा है ना कि x बिलोंग्स टू व्हाट, x किस इंटरवल में रहेगा तो ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। e पे तो डाइवर्ट, e ऐसे इंक्लूडेड भी नहीं है, हाँ 1/e अराउंड 1/2, तो वैल्यू ज्यादा इसकी वैल्यू कम होगी। x की पावर n को हम लोग लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं e की पावर log x की पावर n, तो n log x हो जाता है log x, इस तरह से। तो x की पावर जो ln m है इसको मैं लिखूं अगर, गलत क्यों हो रहा है, पता नहीं, इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं फिर। जैसे ये आसान सा क्वेश्चन है, अभी क्लिक नहीं करना ना, इसमें कुछ खास है नहीं, इसमें बीच के कोई भी एक पॉइंट ले लो, इन बीच का पॉइंट, और उस पर देख लो कन्वर्ज करेगी नहीं करेगी, तो ये है। हालांकि एंड पॉइंट पे सब पे डाइवर्ज 0 पे होगा, तो जहां जहां तक मुझे लग रहा है ए ही ट्रू होगा, क्योंकि इस बीच का कोई पॉइंट लोगे ना तो ये 1/2 से कम है, तो 0 से 1/2 है, तो ये e रखने पे m हो जा रहा है, m फ्रॉम 1 से इंफिनिटी, दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, है ना, सीरीज m डाइवर्जेंट है क्योंकि m क्या है 1 से इंफिनिटी है, तो अगर x को तुम e रखोगे तो ये m बन जाएगी, सीरीज m डाइवर्जेंट है, x को 1/e रखोगे 1/m हो जाएगी, वो भी डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो इस बीच में डाइवर्जेंट होगा, 0 पे 0 हो जाएगी, 0 के बाद मान लो 1 जैसे है 1/e² अगर मान लो है तो क्या बनेगा, तो e² हो जाएगा, हाँ यस, देखो इस बीच में वैल्यू क्या बिलोंग करेगी 1/e², जो कि 1/e और 0 के बीच ये रख के देखते हैं, मैंने इस बीच का एक नंबर चूज किया 1/e², यहाँ 1/e² रखो, तो जब आप 1/e² रखोगे क्या होगा, सो यू पुट 1/e² जो नंबर है 0 और 1/e के बीच है, यहाँ पुट कर दो, तो समेशन 1/e² उसकी पावर ln m, m फ्रॉम 1 से इंफिनिटी, तो इजी था, देखो यहां से m फ्रॉम 1 से इंफिनिटी कितना e की पावर -2 ln m, तो यहां से आ जाएगा समेशन m फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये आ गया m की पावर -2, मतलब सीरीज 1/m², m फ्रॉम 1 से इंफिनिटी, और ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है 1/m² बाय p टेस्ट, कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब है यही हमारा करेक्ट आंसर है। ये आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि इस बीच का देखो, इस पे तुम जब फाइंड करोगे ना, अगर x को 1/e रखो तो 1/e इसकी पावर ln m, तो ये बन जाता है सीरीज 1/m जो कि डाइवर्जेंट है, e रखोगे तो डायरेक्ट e की पावर ln m समेशन m, तो इसका मतलब m 1 + 2 + 3 अप टू इंफिनिटी, तो इंफिनिटी आ जाएगी, ये भी डाइवर्जेंट है, तो इसमें डाइवर्जेंट होगा 0 से e, यहाँ e पे है ना, जैसे e से छोटी वैल्यू ले लो, e/2 ले लो, उस पे भी डाइवर्जेंट आएगा, e/2 पे चेक करके देखो उस पे भी डाइवर्जेंट आएगा,
तो इसमें भी डाइवर्जेंट आएगा। ओनली दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो दिस इज करेक्ट आंसर। सिंपल था, इस बीच का एक नंबर उठाओ और चेक कर लो। तो इन बीच का नंबर उठा के देखो, इनके बीच का एक नंबर उठाओ, मिड पॉइंट ले लो, मिड पॉइंट लेके पुट करके देख लो, ये सब पे डाइवर्जेंट आएगा, सिर्फ इस पे कन्वर्जेंट आएगा। सो 1/e² दिया मैंने, 1/e�3 ले सकता हूँ, तो इस तरीके से तो सही है। ए इज करेक्ट। मैंने ऐसे चेक किया गूगल में, तो उसमें मतलब हाँ ये क्या अप्रोच है, वो x को e⁻⁻y ले लिया है। अच्छा, मतलब ऐसे x को अज्यूम कर रहा है e⁻ समथिंग, ओके, -y, हाँ -y, समेशन 1/n⁻y फॉर्मेट में आ जाएगा। यस यस, हाँ वही मैंने भी किया, मैंने 1/e² ले किया, मतलब मैंने e⁻² ले लिया इस बीच में, तो y की जगह -2, तो ये 1/ आपका आ जाएगा x⁻y, और ये कब कन्वर्ज करेगी, जब y की वैल्यू 1 से स्ट्रिक्टली ज्यादा होगी, और ऐसा होने के लिए इस बीच में ही आएगा, है ना, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, तो इस बीच में आएगा। तो ये हमारे पास ये करेक्ट आंसर है, सही है। मतलब बीच का पॉइंट लेके पुट करके देख लो सीधा। ये हमारे पास ये सब न्यूमेरिकल का है, सब छोड़ दो, और ये हमारे लिए है, ये देखिए, हाँ ये पूछ रहा है कि कौन सा पीडीएफ होगा, तो देख के बता देंगे आप, सर डी वाला। है ना। तो जस्ट प्रोबेबिलिटी आपका वो आना चाहिए, सो जस्ट आप इंटीग्रेट करके देख लो तो आ जाएगा। तो यहाँ पे x² को t ले लूंगा, तो ये फर्स्ट एक्सपोनेंशियल 1 हो जाएगा x², दाएं देख लेना, आप चेक कर लेना, क्योंकि ये तो बनेगा नहीं, इंटीग्रेट करके देखना पड़ेगा, ठीक है, चेक कर लेना। यहाँ कह रहा है कि 12 नंबर की x1 x2 x3 x4 इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल है, स्टैंडर्ड नॉर्मल है, तो डिस्ट्रीब्यूशन होता आसान है ना, x1 - x2 हो जाएगा नॉर्मल 0 to chi² 2 इधर फिक्स कर लो, chi² 1 chi² 1, तो ये chi² 2, ठीक है। इधर आपके पास है, ये बताइए, तो सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल है, तो which of the following statement is true for sequence xn? Weak law of large number hold but a strong law of large number does not hold. बताइए क्या रेस्ट्रिक्शन है इस पे, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर पे। ये पीएमएफ कुछ ऐसा है ना, अलग अलग पॉइंट पे दे रखा है। तो 1/2n² है अगर x की वैल्यू n है, 1/2n² है अगर x की वैल्यू -n है, और 1 - 1/n² है x की वैल्यू 0 है। तो पूछ रहा है कि ये जो हमारा which told, तो इसमें कोई थ्योरम लगेगा, देखो गुप्ता वाला थ्योरम जब क्लास में पढ़ रहे थे उसमें डिस्कस किया। ऑप्शन सर वीक लॉ लॉस नंबर्स होल्ड कर रहा है, कैसे सर इसका आपने लिखा था कि ये मतलब xn कन्वर्जेस p to e of x, इट इज w लिनियर, ऐसे लिखा था। अच्छा, मतलब x बार क्या xn कन्वर्जेस टू xn converges to p to e of x, p to e of x, मतलब p मतलब प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन पे जाती है, प्रोबेबिलिटी ex, ये समझ नहीं आया। सर प्रोबेबिलिटी नहीं सर, Convergence in probability. X bar is convergence in probability. अच्छा, कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ex, हाँ तो ex, हाँ यही है। ओके, ये तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर थ्योरम है, और स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू ex, बट आपको डिसाइड करना है कौन सा अप्लाई होगा कौन सा नहीं होगा। तो इसके लिए थ्योरम है आपके पास, थ्योरम चेक करो, गुप्तापुर वाली बुक में मिल जाएगा कि रेस्ट्रिक्शन क्या है। कुछ इस तरह से थ्योरम होगा कि ये फाइनाइट आना चाहिए, कुछ ऐसा कुछ ये होगा। यहाँ से वेरिएंस इसका क्या आ जाएगा, वेरिएंस आप निकाल के देखिए। सर वेरिएंस 0 आ रहा है सर, कंसिस्टेंट मतलब वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर होल्ड कर रहा है। व्हाट अबाउट स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर? सर ऐसे सर WLN होल्ड कर रहा है, लेकिन SLN में थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर, इसको कैसे करूंगा? नहीं मतलब डायरेक्टली ऐसे थ्योरम नहीं लगाने हैं, वो पूछता है कब अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए थ्योरम के स्टेटमेंट में रेस्ट्रिक्शन रहता है। आपको थ्योरम देखेंगे वहाँ रहता है ना कि मीन फाइनाइट होने चाहिए, वेरिएंस फाइनाइट होने चाहिए,
यहाँ तो मीन तो चलो यहाँ से 0 आ जाएगी, इसकी मीन 0 आ जाएगी ना। और वेरिएंस कितनी आएगी इसकी, तो वेरिएंस अगर आप फाइंड करेंगे तो ई एक्स स्क्वायर फाइंड कीजिए, मीन तो 0 आ चुका है, 1/2 प्लस ई एक्स स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 एंड यहाँ से 0 हो जाएगी, तो 1 आ रही है ना, चेक कीजिए। तो इस तरीके से तो 1/n² कन्वर्ज करेगी, सो मे भी दोनों में होल्ड होना चाहिए। यहाँ पे चेक करना पड़ेगा मुझे थ्योरम खुद ही, आप लोग चेक करके आना, ये वो थ्योरम मिल जाएगा बुक में, उसको अप्लाई करना है, सो दैट थ्योरम वी हैव टू सी। ठीक है, देखेंगे अभी, अब ट्राई करके आना क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा जब तक, नहीं तो कल डिस्कस करते हैं अगर नहीं होता है तो। ये बुक में थ्योरम है, गुप्ता कुल वाली बुक में बहुत सारे थ्योरम्स हैं, उसमें देखना है थ्योरम लगाना है कि व्हाट इज ये अप्लाई करने का क्या रेस्ट्रिक्शन है और ये अप्लाई करने का क्या रेस्ट्रिक्शन है, उससे आ जाएगा। पता नहीं, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस का। तो ये था ग्राम स्मिथ, हमने हमारे सिलेबस में है ये ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, याद है इसका एक एल्गोरिथम है, मतलब मेथड आपको याद रखना पड़ेगा क्या था। तो जैसे v1 बराबर तो जस्ट u1 रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना बाद में हम उसको ऑर्थोगोनलाइज करेंगे। v2 बराबर क्या होता है, u2 माइनस v1 और बाद में v1, ये है। तो u2 v1 v1 इस तरह से है। तो u1 तो जस्ट आपके पास वही रहेगा 1 1 0, और फिर यहाँ से जब फाइंड करेंगे तो 1 1 0, मतलब ये सॉल्व देख लीजिएगा एल्गोरिथम क्या है। फिर बाद में क्या करना है, जैसे यहाँ पे ऑर्थो नॉर्मल बनाना था, अभी जो बना रहा हूँ ये ऑर्थोगोनल आएगा, अभी जो बना रहे हैं ऑर्थोगोनल है, जैसे ये ऑर्थोगोनल अभी नॉर्मल नहीं, ऑर्थोगोनल मतलब ये मैग्नीट्यूड बनाने चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तभी मैग्नीट्यूड √2 आएगा, तो √2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगी, इसलिए इसने √2 से डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो इजी है, जस्ट आप देख लीजिए ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनल प्रोसेस क्या होता है, पहले ऑर्थो नॉर्मल आता है, तो ये तो ऑर्थोगोनल आएगा, फिर उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड, जैसे मान लीजिए इसका जो आंसर आया, फिर इसका भी एक आंसर आएगा, तो वो उसका मैग्नीट्यूड 1 होने चाहिए ऑर्थोनॉर्मल, तो ये मोल बनाने के लिए डिवाइड किया है √2 से। तो अब फॉर्मूला देख के अप्लाई कर दीजिए, तो ये बस अप्रोच बता रहा हूँ, सॉल्व आपको करना है। तो ये अभी हम अगर रिवर्स वे में जाएंगे ऑप्शन के थ्रू, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में अगर इसका वैल्यू कुछ 1 आ जाए तो होगा क्या, मतलब अच्छा opposite? जैसे देखो ये तो ऐसे ही आउट लग रहा है, जैसे अभी ये वाला 1 0 ये तो ऐसे ही आउट हो गया क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, अच्छा इस मैग्नीट्यूड नहीं क्योंकि इससे √2 जस्ट इसका ही है, इसका नहीं है, तो सबको ऑर्थोगोनल बना ही रखा है, बस आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ओके सर, रिवर्स वे में भी चल सकते हैं, रिवर्स वे में ट्राई कर सकते हैं। तो पहला वाला तो ये क्या है, ये तो नहीं आएगा, ये 0 1 0 नहीं आएगा, तो आएगा तो वही है ना, तो ABC में से आएगा, और बाकी सॉल्व करके देखना पड़ेगा, मुझे फॉरवर्ड ही पता है, बैकवर्ड का देखना पड़ेगा, होगा प्रोसीजर बैकवर्ड का भी, मुझे भी याद नहीं है, बैकवर्ड का भी होगा कि यहाँ से हम वहाँ बना सकते हैं उसको, तो वो भी देख सकते हैं, देखना पड़ेगा उसके लिए। ये मेजरेबल स्पेस आपको नहीं पढ़ना है, ये कर सकते हैं कैलकुलस, ये लाग्रांज मल्टीप्लायर का क्वेश्चन है ये, हालांकि ऑप्टिमाइजेशन का है ये, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं कि XYZ रियल पॉजिटिव रियल नंबर है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वेयर दिस, तो ये कंडीशन पता है, तो पूछ रहा है इसका मिनिमम क्या होगा। उसका तरीका एक ये होता है कि अगर हम इसको क्या करें 3 3 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल वो हो जाएगा 3 3 3 के चेक करते हैं तो उससे भी आ सकता है, ये पता नहीं, इसको करके देखना पड़ेगा। क्या करेंगे आप, यहाँ से z निकाल लीजिए, यहाँ रख दीजिए, 2 वेरिएबल फंक्शन हो गया, फिर उसको मिनिमाइज कर लीजिए, मतलब यहाँ से z निकल सकता है ना xy के टर्म में, उस z को यहाँ रख देंगे तो ये 2 वेरिएबल फंक्शन हो गया। अब 2 वेरिएबल फंक्शन को जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे कर लेंगे, ये है अल्लाह की ऑप्टिमाइजेशन है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ऑप्टिमाइजेशन भी आता है ना ऑपरेशन रिसर्च जो है उससे।
तो ये सब अप्रोक्सीमेशन नहीं करना आपको, है ना। जैसे ये सब ना ऑप्टिमाइजेशन रिसर्च का क्वेश्चन है, ऑप्टिमाइजेशन का। टाइम टू फेलियर ऑफ अ ओके, टाइम टू फेलियर ऑफ अ कंपोनेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल टी विथ पीडीएफ। तो ये एक्सपोनेंशियल 1/10 है, मतलब मीन 10 है। तो 10 ऑफ दीज कंपोनेंट्स आर इंस्टॉल्ड इन अ सिस्टम, तो n की वैल्यू 10 है, and they work independently, then probability that none of them fails before 10 hours, none of them fails मतलब all are working, है ये चीज है। तो none of them fails before 10 hours निकालिए, तो सिंपल है, मतलब आपके पास 10 रैंडम वेरिएबल है, ये x1 x2 x10 आर IID एक्सपोनेंशियल 1/10, ठीक है। तो ये आपके पास है x1 x2 x10 जो है IID एक्सपोनेंशियल 1/10 है आपके पास। अब पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि none of them fails before 10 hours, इसका मतलब क्या है, all are working। सर 1 माइनस fx मतलब e माइनस 10 हो रहा है। ये कर लीजिए। Probability of x is greater than 10 का whole power। हाँ होल पावर, यस। सो x ग्रेटर देन 10, इसकी पावर 10 हो जाएगी, ठीक है। ऑल आर वर्किंग आफ्टर 10 आवर, ये मतलब है ना कि none of them fail before 10 आवर, मतलब ऑल आर वर्किंग टिल 10 आवर, मतलब मोर देन 10 आवर लाइफ का। तो ये हो गया। अब ये निकाल के इजी है आपके पास, कितना आएगा ये, So e की power -10 है ना, तो वहां से आ जाएगा, ठीक है। माइनस तो इससे आ जाएगा। ये सब हमारे काम का नहीं है, ये सब मैट्रिक्स बेस्ड टोपोलॉजी का क्वेश्चंस है। चलिए, तो ये तो इजी है ना, जॉइंट दे रखा है, इसका ग्राफ बना के इस पे इंटीग्रेट कर लेना है, सपोर्ट देख लेना है क्या है। ये भी कंडीशनल है, वैसे ही मार्जिन निकाल के हो जाएगा। ये सब न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है, खत्म। तो कुछ ज्यादा था नहीं इसमें, है ना। तो ये अब आ गया 2012 का, जो हम कल ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप एक बार देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन रह जाएगा कल हम डिस्कस कर लेंगे, बाकी हमने ऑलमोस्ट सारे डिस्कस कर ही लिए। तो 2010 और 11 का आज हमने डिस्कस किया है, कल 2009 एंड 8 का डिस्कस करेंगे। 3-4 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग कुछ मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे, देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो ठीक है ना। तो अभी मैं स्टॉप करता हूं, आप PYQ कीजिए, PYQ आप लोग रिपीटेडली सॉल्व कीजिए, एक एक पेपर का ईयर वाइज सॉल्व कीजिए, और इन्हीं PY को आप 2-3-4 बार एग्जाम तक सॉल्व कर लो, तो काफी कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपको काफी कॉन्सेप्ट आपको आ जाएंगे, वही एग्जाम में आने वाला है ये चीज है। लेकिन छोड़ना नहीं, आप 100 मार्क्स की तैयारी करो, PYQ से एटलीस्ट 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करो, एप्टीट्यूड भी, मैथ्स पोर्शन भी, स्टैट्स पोर्शन भी, तीनों 100 मार्क्स का प्रिपरेशन करो, डाउट डिस्कस करो, ये चीज, ठीक है। तो ये स्टॉप करते हैं, आप ये 10-11 का करके आइएगा, और कल फिर 2009 एंड बताइए। सर ये जो डीजेनरेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका सपोर्ट मतलब इसका सपोर्ट कोई एक सिंगल पॉइंट होता है, इसलिए